निवेशकों, ग्रेट वर्ल्ड इकोनॉमी रीसेट पार्ट 3 में मैं विवेक महाजन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिस्टोरिकल आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि शेयर बाजार में मंदी का दौर कब तक चलने वाला है और इस मंदी के दौर में हमें निवेश के स्वर्णिम अवसर कब कब मिलने वाले हैं। आपने बाजार में अलग अलग एनालिस्ट के विचार सुने होंगे। कुछ एनालिस्ट का ये मत है कि अभी बाजार में बहुत तीव्र मंदी आने के आसार हैं। हालात को देखते हुए इकोनॉमिक डाउनटर्न जब आगे बढ़ेगा, लॉकडाउन और आगे बढ़ने की संभावना जो जताई जा रही है, तो उसको देखते हुए बाजार में भीषण मंदी आने का उन्होंने अंदेशा जताया है। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि बाजार में निफ्टी 4000 से 6000 के स्तर को भी छू सकता है। तो दूसरी ओर कुछ और एनालिस्ट का मत है कि जो कुछ बाजार के लिए बुरा होना था वो हमने देख लिया है और आने वाले वक्त में बाजार मंदी के दौर से धीरे धीरे बाहर निकलेगा और जल्द ही 10,000 से ऊपर का आंकड़ा निफ्टी पर छुएगा। तो किसी भी विचारधारा को मानने से पहले हमें उससे जुड़े हुए तथ्यों की पड़ताल करना अति आवश्यक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी शेयर या इंडेक्स की फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाए। यानी अगर मैं आपको कहूं कि निफ्टी का आज का लेवल जो है 9000 के करीब है, तो क्या ये स्तर फेवरेबल है? तो कुछ लोग कहेंगे ये स्तर बहुत अधिक ऊपर का है और अभी नीचे और जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये स्तर बहुत नीचे आ चुका है, इससे ऊपर जा सकता है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इंडेक्स की या शेयर की फेयर वैल्यू किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो रेशोज पर फोकस करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल एनालिसिस में वो होती है EPS और PE। EPS यानी अर्निंग पर शेयर। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम अर्निंग पर शेयर की परिभाषा निकालें तो प्रति शेयर पर जो शुद्ध लाभ कंपनी कमाती है उसे अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक कंपनी का शेयर है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है और इस वर्ष में उस कंपनी ने उस 10 रुपये के शेयर पर 20 रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है, तो मेरे शेयर की EPS इस वर्ष में हो गई 20/10 यानी 2। इसी तरह से प्राइस अर्निंग रेशो। अर्निंग हमने जान ली, EPS। अगर हम शेयर के करंट भाव को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा प्राइस अर्निंग मल्टीपल। यानी कि अगर मेरे शेयर का आज भाव 40 रुपये है और उसका अर्निंग पर शेयर जैसे मैंने अभी बताया 2 रुपये है, तो 40 को 2 से मैं डिवाइड करूं तो मेरे शेयर की PE वैल्यू आ गई 20। इन दोनों चीज़ों के अलावा एक और रेशो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उस पर हर वर्ष जैसे जो भी कंपनी अर्निंग करती है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड में बांट दिया जाता है और बाकी हिस्सा रिजर्व्स में क्रेडिट कर दिया जाता है। और जिस वर्ष कंपनी को अगर घाटा हो तो रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ होता है। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू और जितने रिजर्व्स पर शेयर उसके पास जमा है वो हमें दर्शाता है कंपनी का बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू अगर मैं कहूं कि जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूं कि 10 रुपये के शेयर पर कंपनी के 20 रुपये रिजर्व्स हैं, तो मेरे शेयर की बुक वैल्यू हो गई 30 रुपये। और कंपनी क्योंकि 40 के मल्टीपल पर अभी 40 रुपये पर ट्रेड कर रही है, तो 40/30 प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू यानी 1.33 जो है मेरा प्राइस टू बुक वैल्यू बना। अब ये तो हुआ कंपनी के बारे में। इसी तरह से किसी भी इंडेक्स के बारे में भी हम EPS
प्राइस अर्निंग या बुक वैल्यू आंक सकते हैं। हमारे पास कई इंडेक्स हैं बाजार को मापने के लिए, लेकिन दो प्रमुख इंडेक्स भारतीय शेयर बाजारों में बाजार के उतार चढ़ाव को देखने के लिए प्रायः इस्तेमाल में आते हैं। एक है निफ्टी 50 इंडेक्स और दूसरा है BSE 30 सेंसेक्स। तो मैं अपना आधार निफ्टी 50 को बना करके चलूंगा, जो 50 सबसे बड़ी कंपनियों का एक इंडिकेटिव इंडेक्स है। तो निफ्टी में 50 शेयर होते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। निफ्टी इंडेक्स नवंबर 3, 1995 को लॉन्च हुआ और इसकी बेस वैल्यू है 1000। इसमें 14 सेक्टर से 50 शेयरों का निवेश है और चोटी के 5 सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, कंज्यूमर गुड्स, ऑयल एंड गैस और ऑटोमोबाइल्स का शेयर 83% है। इसके अलावा टॉप कंपनीज की वेटेज जो है वो इसमें दर्शाई गई है और टॉप 7 कंपनियों की वेटेज 51% है। निफ्टी के हिस्टोरिकल डाटा से हम 2008 और 2020 की मंदी का आकलन करेंगे। 2008 में जब इंडेक्स जनवरी में टॉप पर पहुंचा था तो उसकी PE रेशो थी 28.2 और प्राइस टू बुक 6.53, और जब इंडेक्स अपने नीचे लेवल पर गिरा अक्टूबर 2008 में तो उसकी PE थी 11.4 और प्राइस टू बुक 2.25। लेकिन 2020 की मंदी में हमने देखा कि इंडेक्स जब गिरा तो उसकी प्राइस टू बुक थी 2.22 और PE रेशो थी 17.4। तो अभी PE रेशो का और गिरने का स्कोप बाकी है, जबकि प्राइस टू बुक रेशो हम प्राप्त कर चुके हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान निफ्टी की PE प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो 16.5 से लेकर 29.5 के बीच में फ्लक्चुएट की है और इसका एवरेज लेवल जो है वो 22.5 रहा है। लेकिन जो पिछली बहुत तेज मंदी जो लीमन क्राइसिस US में हुआ था, उस समय 2008 में जो भारत में भी उसमें मंदी का असर हुआ था, उस समय निफ्टी की PE रेशो 11.2 तक भी गई थी और एवरेज मंथली PE रेशो नवंबर 2008 जो सबसे नीचे जिस वक्त इंडेक्स गया था उसमें एवरेज मंथली PE 12.4 तक गई थी। PE रेशो निफ्टी की दो तरह से देखी जाती है। एक ट्रेलिंग PE यानी जो पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार जो PE चल रही है वो कुछ और होगी, क्योंकि बाजार अक्सर जो है मार्केट के भविष्य को डिस्काउंट करता है। तो PE हमें देखनी चाहिए 1 ईयर फॉरवर्ड PE, यानी 1 साल बाद जो बाजार की EPS होगी उसके अनुसार जो PE आए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आइए अब कुछ और चार्ट पैटर्न्स देखकर उसका विश्लेषण करेंगे। हम एक एक करके निफ्टी 50, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 के पिछले 1 वर्ष के चार्ट्स का अध्ययन करेंगे। निफ्टी के 1 साल के चार्ट का अध्ययन करने पर हम पाएंगे कि निफ्टी ने 20/1/2020 को 12,430 का आंकड़ा छुआ और 24/3/2020 को 7,511, यानी टॉप से उसने 38.5% की गिरावट दर्ज की। इसी तरह मिड कैप इंडेक्स ने 27/1 को 18,496 का आंकड़ा छुआ और 24/3/2020 को 10,750, यानी मिड कैप इंडेक्स में 1 वर्ष में -42% और 2 वर्ष में -47% की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह स्मॉल कैप इंडेक्स अप्रैल 19 में 6,782 पर था और 24/3/2020 को 3,203 पर गिरा, यानी स्मॉल कैप इंडेक्स ने 1 वर्ष में 53% माइनस रिटर्न दिया और 2 वर्ष में -62% का माइनस रिटर्न, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटर्न बहुत कम रहे। यदि हम निफ्टी की लॉन्ग टर्म PE रेशो का चार्ट देखें तो पाएंगे कि 2003 से 2005 और 2008 की मंदी के 2 महीने छोड़कर PE रेशो 15 से 29 के बीच में रही है। 2008 में नवंबर के महीने में ये रेशो 12 से 13 की एवरेज रेंज में रही। जब अभी निफ्टी मार्च 2020 में 7,511 तक गिरा तो ये रेशो गिरकर 17.4 पर थी। इस चार्ट में लाल रेखा द्वारा EPS दर्शाई गई है। EPS 2003 से 2007 के बीच बहुत तेज गति से बढ़ी, लेकिन 2010 से 2020 के बीच इसकी गति कम हुई है। मार्च 2020 के लिए निफ्टी की EPS का अनुमान 437 लगाया गया है और मंदी के चलते इसमें 2020-21 में भी कोई विशेष बढ़ोतरी की आशा नहीं है।
इस चार्ट में लाल रेखा प्राइस टू बुक वैल्यू दर्शाती है, जिसमें 2008 में बहुत बड़ा उछाल आया था। उसके अलावा ये 2.25 से 4 के बीच में रही है। इस चार्ट में मिड कैप निफ्टी की पीई ब्लू लाइन से दर्शाई गई है और इसका निफ्टी से कंपैरिजन करने में हम पाएंगे कि मिड कैप इंडेक्स पीई नवंबर 2017 में इसमें बहुत बड़ा उछाल आया था, जब ये रेशो 100 के करीब पहुंच गई थी। उसके बाद मिड कैप इंडेक्स में भारी गिरावट देखी गई है। इस चार्ट में 2003 से 2020 के बीच में निफ्टी को ट्रेंड लाइंस के जरिए दर्शाया गया है। जो 2008 में मंदी के दौरान निचला स्तर बना था, उससे अगर ट्रेंड लाइन खींची जाए तो वो 8083 के करीब पहुंचती है। मार्च 2020 में एक बार इस ट्रेंड लाइन को वायलेट किया गया, लेकिन अगली बार हमें उम्मीद है कि इस ट्रेंड लाइन पर निफ्टी को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो साथियों, इन सभी चार्ट पैटर्न्स को देखने के बाद अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो हमें आगे निर्णय लेने में मदद करेगा। सबसे पहला, जनवरी के मध्य में 10,000 का आंकड़ा निफ्टी पर तोड़ने के बाद हम मंदी के बाजार में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि मंदी का जो परिभाषा है, यदि इंडेक्स अपने टॉप लेवल से 20% से ज़्यादा गिरता है और उसके नीचे ट्रेड करता है तो वो मंदी का आलम माना जाता है। निफ्टी के इंडेक्स ने जनवरी में 12,430 का उच्चतम स्तर छुआ था। उसके बाद जैसे ही हम 10,000 से नीचे फिसले तो वो 20% से ज़्यादा का एक गिराव रहा। उसके बाद हम मंदी के बाजार में पहुंच चुके हैं। पिछला जो हम बियर मार्केट उसका अगर आकलन करें, जो 2008 से लेकर 10 तक चला था, तो उसके दौरान जनवरी 2008 में निफ्टी ने 6,300 का उच्चतम स्तर छुआ था और ये उच्चतम स्तर प्राप्त करने के बाद काफ़ी उतार चढ़ाव, 2-3 बार उतार चढ़ाव हुए। निफ्टी ऊपर भी गया, नीचे भी गया और अंततः नवंबर 2008 में, यानी 10 से 11 महीने के अंतराल के बाद, निफ्टी ने अपना लोएस्ट लेवल यानी 2,300 से 2,400 के बीच छुआ और उसके बाद उसकी रिवर्स जर्नी शुरू हुई और उसको पुनः 6,000 से ऊपर जाने में उसके बाद जो 10 से 11 महीने की मंदी थी, लगभग 22 महीने का वक्त लगा दोबारा 6,000 से ऊपर जाने के लिए। और जो उस गिरावट में, जो उस मंदी के दौर में हमने देखा था कि निफ्टी अपने उच्चतम स्तर 6,300 से जब 2,500 2,400 के लेवल तक आया था, तो लगभग 63% की हमने नीचे उसमें गिरावट देखी थी। अभी तक जो हमने इस मंदी में देखा है, हम 12,430 से 7,511 तक पहुंचे, तो ये गिरावट लगभग 39% की थी। उसके बाद निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा और अपना जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 38% का उसने पूरा किया 9,390 के करीब। निफ्टी ने 9,391 का स्तर अप्रैल 20 को छुआ और तब से वो उसको पार कर नहीं पाया है। तो अब मार्केट के बॉटम पर अभी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि क्या हमने 7,500 पर बॉटम बना लिया है या अभी उसमें कुछ फेरबदल की गुंजाइश है। तो सबसे पहला मुद्दा ये रहा। दूसरा, जैसे मैंने बताया, फिबोनाची लेवल 38.2.38 जो होता है, वो हमने गिरावट से, जो टोटल हमने गिरावट देखी थी, उसका 38% हमने ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ से बाजार में लेकिन स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है और इसलिए अब बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। अब एक बार फिर से बाजार नीचे की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसके मुख्य कारण क्या है? जैसे जो ये 7,500 से 9,400 तक का जो एक सफ़र रहा है, उसमें सारे शेयर्स का बराबर का योगदान नहीं रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो रिलायंस, जिसने 875 का न्यूनतम स्तर छुआ था जब बाजार 7,500 पर पहुंचा था, आज रिलायंस का भाग 1,400 के पार चला गया है। तो रिलायंस का वेटेज, जैसे हमने देखा
इंडेक्स में 10% से ऊपर है। इसी तरह कुछ और भी बड़े बड़े शेयर हैं, HDFC या HDFC बैंक, उनका भी इंडेक्स में बहुत बड़ा शेयर है और इनमें भी प्रायः हमने 38% से ज़्यादा की वापसी देखी है। तो रिलायंस ने तो 60% अपना रिट्रेसमेंट दिखाया है। इसी के कारण जो है इंडेक्स ने ये वापसी की है। लेकिन बाजार की जो ब्रेड्थ है अभी भी नेगेटिव है, यानी ज़्यादातर शेयर ऊपर जाने की बजाय इस जो ऊपर जब बाजार जा रहा है तो गिरने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा FIIs लगातार मार्केट में सेलिंग करते हुए दिखे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगले 2 से 3 सप्ताह में बाजार पुनः नीचे की ओर अपना लोअर लेवल ढूंढने का प्रयास करेगा। तो तीसरा निष्कर्ष जो हमने आज के इन टेबल्स और डेटा को देखने के बाद जो समझा है कि बाजार अब आगे कहां जाकर रुकेगा, यानी कि मंदी कितनी और गहराने वाली है। तो मेरा आकलन इस तरह से है, मैं इसको 3 सिनारियो में विभाजित करूंगा। पहला सिनारियो, बाजार 8000 से 8200 के बीच एक अपना हायर बॉटम बनाएगा। ये उस केस में पॉसिबल होगा कि जब अच्छे समाचारों की बहुतायत होगी, जैसे लॉकडाउन खुलने लगे और हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी धीरे धीरे पटरी पर आने लगे, कोरोना महामारी जो है समाप्ति की ओर हो। तो इस तरह के अगर पॉजिटिव समाचार लगातार मिलेंगे तो बाजार अपना एक हायर बॉटम बनाने में सक्षम होगा। दूसरा सिनारियो है कि बाजार पुनः जो है एक बार रीटेस्ट करे 7500 से 7700 के बीच में, यानी वहां पर एक डबल बॉटम बनाए और उसके बाद वापसी करे। तो ये होगा एक न्यूट्रल स्टांस, यानी कि अच्छे समाचार और बुरे समाचार एक साथ आएंगे और बाजार उसको बैलेंस करके चलेगा और एक बार 7500 से 7700 के बीच पुनः उस लेवल को छूने के बाद फिर अपना ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। तीसरा सिनारी जो है वो बेयरिश स्टांस है। बाजार जो है 6400 से 6600 तक भी जा सकता है, क्योंकि पिछली मंदी में हमने 63% का फॉल देखा था। तो अगर हम 6400 से 6600 का लेवल मैं जो मान रहा हूँ वो लगभग 50% टॉप से गिरावट को दर्शाता है। और 6357 जो पिछले हमारे जब 2008 में जब मार्केट ने हाईएस्ट लेवल छुआ था, तो क्योंकि वो उस वक्त का हाईएस्ट लेवल था, वो अब मार्केट का बेस बन जाएगा। उससे नीचे जाना जो है प्रायः बड़ा मुश्किल है। तो ये 3 सिनारियो हुए। मैं इनको वेटेज दूंगा, 60% की वेटेज दूंगा कि बाजार जो है न्यूट्रल स्टांस से चलेगा और 7500 से 7700 तक जाएगा। 20% वेटेज दूंगा कि बाजार बुलिश स्टांस दिखाएगा और 8000 से 8200 के बीच से अपनी रफ्तार पकड़ेगा। और सबसे जो बेयरिश स्टांस होगा 6400 से 6600 तक जाएगा। 20% मैं इसको दूंगा। तो निवेशकों से निवेदन है कि निवेश के लिए अपनी रणनीति इस तरह से तैयार करें और इन तीनों लेवल्स पर निवेश के लिए पैसा तैयार रखें। उसके लिए आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग जो उसकी अगर आवश्यकता हो तो आप अभी बाजार 9200 के आसपास है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कम आपको 12 से 15% नीचे भाव जरूर मिलेंगे अगर 8000 से 8200 भी बॉटम आउट होने की स्थिति हो। एक मैं कॉशन देना चाहूँगा कि कमोडिटी मार्केट के बारे में, जैसा हमने पिछले दिनों में देखा कि क्रूड के भाव किस तरह से नेगेटिव में चले गए, तो स्पेशली जो है मेटल्स, क्रूड ऑयल और गोल्ड इत्यादि में कोई भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी NCDX या MCX पर ना करें, क्योंकि अगले 2 महीने में इनमें बहुत उतार चढ़ाव की संभावना है और आपको बहुत बड़ा नुकसान लग सकता है। आपको आज का ये अंक कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। अगले अंक में हम पार्ट 4 में लेकर के आएंगे एक आदर्श पोर्टफोलियो का गठन कैसे करना है। हम विचार करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स और कौन कौन से शेयर इस दौरान, मंदी के दौरान
इन्वेस्ट करने योग्य हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।